हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आओ, जो डाउट्स थे उनको एक एक पढ़ के डिस्कस कर लेते हैं पहले। अब देखो, शुरू करते हैं एक एक करके डाउट्स। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि सम आइडेंटिकल ब्रिक्स आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर एट द एज ऑफ टेबल, ये सब दिया हुआ है ना। तो कह रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो नीडेड हमको बताने का है। आओ देखते हैं जरा। वैसे मैंने इसका थ्योरी आपको पहले समझाया हुआ है, आओ फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो, अगर मान लो कि ये कोई टेबल है एक, ऐसा, ठीक है। और एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर हमने कोई एक ब्रिक या बुक कह लो रखना है, तो ऐसे ही तो रखोगे आप। इस तरह से आप रखोगे कि उसका सेंटर ऑफ मास आपको एकदम इसके ऊपर दिखाई पड़े। अगर सेंटर ऑफ मास अपने को यहाँ दिख जाए तो हमारा एक बॉडी का सिस्टम बड़े आसानी से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी ये वाला अपने को पता चल गया L/2। लेकिन मान लो यही दो इस ब्रिक्स के ऊपर एक और ब्रिक आ जाए, जैसे मान लो कि एक ब्रिक के ऊपर एक और ब्रिक आ गया। अब दो ब्रिक का सिस्टम देख लेते हैं। अगर दो ब्रिक्स का सिस्टम देखो तो समझ में आता है कुछ ऐसा कहानी होगा। मान लेते हैं कि ये इधर कहीं है और एक और ब्रिक हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो अगर उस ब्रिक की इक्विलिब्रियम की बात करें तो समझ में आ रहा है कि वो ब्रिक इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब ऊपर वाले ब्रिक का सेंटर ऑफ मास एकदम यहाँ पे लाई करे। इसके लिए हमने जो पहला वाला आर्गुमेंट है उसको यूज किया है। तो आपने ऊपर वाले रॉड का तो इक्विलिब्रियम करा दिया, क्योंकि आपने बोला इसका सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर या इसके लेफ्ट में रख दो तो बात बन जाएगा। लेकिन अपने को नीचे वाला रॉड या ओवरऑल पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम देखना है। तो मैंने बोला एक काम करो, ये वाला तो हो गया L/2 और इसका नाम मैंने कर दिया x। तो जो नीचे वाला ब्रिक है उसका सेंटर ऑफ मास पक्का इधर कहीं होता होगा। और ये डिस्टेंस जो हमारा होगा ये हो जाएगा L/2 माइनस एक्स। और याद करो, हम बार बार आपको सिखाते थे कि अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास मान लें तो, अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास मान लें या इसको ओरिजिन मान लें तो हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे m1x1 इज इक्वल टू m2x2। जब आप m1x1 इज इक्वल टू m2x2 लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, देखो ध्यान से। इस वाले रॉड के लिए m इंटू L/2 माइनस एक्स, और इस वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास तो है ही एक्स पे, m इंटू एक्स। एम से एम काट दो, एक्स की वैल्यू आ गई L/4। यानी पहला आया था L/2, फिर आया L/4। ठीक है, चलो भाई। अब तीन रॉड के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, देखते हैं तीन रॉड में क्या होगा।
अब जरा 3 रॉड के इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। ये रॉड कुछ इधर समझ में आएगा, अब ये ऐसा, ये तो पक्का ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखो, ऊपर वाला रॉड इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब ये वाला डिस्टेंस हमारा L/2 होगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। और ये वाला भी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला L/4 होगा। अब हमारा फिर से टारगेट है ये x निकालने का। फिर से वही करते हैं, मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास इधर कहीं है, तो ये डिस्टेंस हमारा जो आएगा वो आएगा L/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब L/2 माइनस एक्स अगर आएगा तो आप कह रहे हो कि पूरे सिस्टम का मतलब इन दोनों के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आप कह रहे हो यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो फिर से लगा लो m1x1 इज इक्वल टू m2x2 इसके अबाउट, तो लिखा जाएगा m इंटू L/2 माइनस एक्स इक्वल टू, इन दोनों के लिए ऊपर वाले को एक साथ लिख लो 2m इंटू एक्स, m से m काट दो, 3x की वैल्यू आ गई L/2 और x की वैल्यू आ गई L/6। तो समझ में आ रहा है कि एक पैटर्न बनता जा रहा है, L/2 फिर L/4 फिर L/6। तो अगर हम जनरलाइज कर लें तो ये x की वैल्यू आ जाती है L/2n। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जरा इस कॉन्सेप्ट को। अब मान लो ऐसा एक टेबल है और काफी सारे ब्रिक्स के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, मान लो एक ब्रिक ये हो गया, के ऊपर और लगा दिए, है ना, के ऊपर एक और लगा दिए, के ऊपर एक और लगा दिए। ऐसे करते 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 हमको जितना भी रॉड लगाना हम सब लगा सकते हैं। हाँ, डिस्टेंस हम सबका बता सकते हैं, कैसे? ध्यान से देखो जरा, देखो, तो अगर आपको लिखना है तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले ये वाला जो आएगा वो आएगा L/2, फिर मैंने आपको बताया ये वाला होगा L/4, फिर ये वाला होगा L/6, फिर ये वाला होगा L/8, फिर ये वाला होगा L/10। ऐसा कहानी चलता चला जाएगा। उसके लिए मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बता दिया है कि L/2n होता है और शुरुआत इधर से करने का है, 1 2 3 4 ऐसे पुट करते जाओ, बात बन जाएगा। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट तो ये है। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितने ब्रिक्स लगा दिए जाएं कि सबसे ऊपर वाला जो है वो एकदम टेबल से बाहर ही चला जाए।
तो अगर मान लो हमने एक रॉड लगाया, तो एक रॉड अगर लगाएंगे तो टेबल से बाहर का हिस्सा कितना होगा बताओ। अरे बोल। L/2। तो L/2 में जो क्वेश्चन कह रहा है वो फुलफिल होगा या नहीं होगा? नहीं कह रहा है। दो रॉड ले लेते हैं, तो दो रॉड अगर लेंगे तो टेबल के बाहर वाला जो पोर्शन होगा वो होगा L/2 प्लस L/4। होगा या नहीं होगा इस बार? दो में नहीं हो रहा है, तीन ले लेते हैं, तो L/2 फिर L/4 फिर L/6। अब बताओ होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब हम ले रहे हैं L/2 प्लस L/4 प्लस L/6, ये L से बड़ा आएगा छोटा आएगा देखो तो। हाँ जी बताओ, इसकी वैल्यू L से बड़ी है छोटी? छोटी है। और आप तो चाहते हो कि भैया रॉड के लेंथ, रॉड का पूरा लेंथ ही बाहर निकल जाए। इसका मतलब मिनिमम कितने लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी बताओ? क्योंकि इसमें अगर हम L/8 और जोड़ दें तो ये पूरा जो आएगा ये L से ज्यादा होगा या कम? तो वही अपने को बोला है कि कम से कम कितने रॉड लगाएं कि जो ओवरहैंग है वो रॉड के लेंथ से ज्यादा हो जाए। तो आंसर कितना हो गया बताओ? ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलो आओ तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो देखने दो। हाँ ध्यान से सुनो, ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बॉल को इधर कहीं से गिराया गया है। ठीक है? इधर कहीं से बॉल को गिरा दिया। इधर कहीं से बॉल को गिरा दिया है ऐसे। और क्या किया है, एक यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, और एक यहाँ पे ऐसे, और उसके ऊपर एक स्टील का प्लेट लगा दिया है। ऐसे लगाया है। बॉल जो है वो यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है, और बॉल जो गिर रहा है वो ऐसे गिर रहा है। ऐसे गिरा, फिर एक बार ऐसे बाउंस किया, और फिर एक बार ऐसे उछला। ऐसा कहा नहीं दिया हुआ है।
ये वाला अपने को H0 दिया हुआ है, ये वाला अपने को H1 दिया हुआ है, और ये वाला अपने को H2 दिया हुआ है। ठीक है, ये A है, ये B है, और ये C। हाँ, इसमें एक ना बड़ी खास बात बोली हुई है कि जो C है वो रबर फॉर्म पे रखा हुआ है, मतलब वो कंप्रेस हो सकता है, मतलब ये मूव हो सकता है। लेकिन जो ए है वो हार्ड सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब ए में कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है सुनो। बोला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू बताओ, है ना, और H1 की वैल्यू बताओ, ये सब पूछा है। बॉल का मास अपने को दे दिया है, और जो प्लेट है उसका मास भी अपने को दे दिया है, 210 ग्राम है। क्या होगा, ध्यान से सुनना जरा। तो बॉल यहां से आया और यहाँ हिट किया और चला गया, ये रिजिड सरफेस वाला काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि जैसे ही बॉल आके प्लेट को हिट करेगा, एक पॉसिबिलिटी है कि प्लेट नीचे जा सकती है। तो क्या होगा, वो पकड़ते हैं। अगर हम H0 और H1 को आपस में रिलेट करें तो हम ये लिख पाएंगे कि H1 जो होगा वो E² H0 होगा। लेकिन H2 के लिए ये बात नहीं लिखा आ सकता है। H2 के लिए ये बात तब लिखा जाता है जब C हमारा फिक्स्ड होता है। यहाँ दिक्कत है कि C फिक्स नहीं है, C चल सकता है। और चलाते हैं उसको, ध्यान से देखो। तो अभी हम जो बॉल ऐसे जाके आके प्लेट को हिट करेगा तो बॉल और सी का कोलिजन हम करवाने वाले हैं। ध्यान से देखो बॉल और सी का कोलिजन कैसे होगा। ये वाला अपना वो प्लेट है, और इधर अपना बॉल आ रहा है। बॉल के पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है बॉल के पास, हमारा जो वेलोसिटी आ रहा है, क्या हो गया इसको, बॉल के पास जो वेलोसिटी है, चूंकि H1 हाइट लूज करके आया है, तो इसके पास वेलोसिटी रही होगी √2 H1। इसका मास है 270 ग्राम, 210 ग्राम था क्या, सॉरी। इसका मास है 210 ग्राम, इसका मास है 70 ग्राम, और दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ई। तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि हम इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकाल लें। याद करो हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, ये 1 ये 2। याद करो V1 का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, V1 का फॉर्मूला आया था M1 माइनस EM2 इंटू 1 प्लस M इंटू 1 प्लस E डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो आओ बॉल को 1 मानते हैं, प्लेट को 2, और वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो M1 का मतलब हो गया 70, ई हमको नहीं मालूम है, M2 का मतलब हो गया 210, U1 नीचे को हम ऊपर को प्लस मान के लिख रहे हैं, तो नीचे वाला वेलोसिटी जो है लिखा जाएगा माइनस में, वो भी √2 H1, और नीचे आ जाएगा 280। 70 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, और माइनस भी है, हम ऊपर को प्लस मान के लिख रहे हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3E - 1/4
इंटू अंडर रूट ऑफ 2g h1। ये आ गया बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, लेकिन h1 की वैल्यू को लिख देते हैं e²h0। तो v1 हमारा आ गया 3e−1/4 इंटू 2g h1। h1 का मतलब हो गया e²h0, यानी कि आ गया 3−1/4 और एक ये और आ गया, और ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2g h0। अब एक बात ध्यान से देखो कि बॉल जो है बाउंस करने के बाद फर्दर h2 हाइट तक जाती है। इसका मतलब दिस वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g h2। अब मुझे एक बात बताओ, देखो रूट टू जी तो जाएगा कट, h0 अपने को दिया हुआ है, h2 अपने को दिया हुआ है। सॉल्व करके जरा ई की वैल्यू बताओ मुझे। चलो अच्छे से सॉल्व करो और ई की वैल्यू बताओ। सारे ट्राई करें, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब होना चाहिए। h0 की वैल्यू 9 है और h2 की वैल्यू शायद 0.25 है। पुट करो, ई की वैल्यू बताओ और क्या निकालना है, और h1 की वैल्यू बताओ। चलो क्या आ रहा है बताओ। अरे क्या है बता अच्छे से जल्दी से। अरे कैलकुलेशन तो कर फटाफट। गुप्ता जी बाकी पार्ट ट्राई करो। हाँ जी जल्दी बताओ। अरे आकाश जल्दी, इतना स्लो कैलकुलेशन रे। और बेटा जल्दी जल्दी आंसर बताओ। और बेटा एक अगर एक बार ई आ चुका है तो क्या हम लोग h1 भी निकाल सकते हैं क्या? इधर जो अपना मार्क करने वाला बात है वो ये है कि हार्ड कांटेक्ट और सॉफ्ट कांटेक्ट का क्या मतलब है, बात समझ में आया क्या?
और देख लो H1 आ गया ना, देख लो जरा एक बार, सबका आ गया H1 देखो। ध्रुव, ध्रुव तो आराम से सो रहा है लग रहा है। अरे ध्रुव आया क्या? चलो, अब थोड़ा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन? हाँ, तो गया किधर ही? हाँ ये वाला है, देखो। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व करके अपना जो भी वैल्यू चाहिए सब निकाल लो। आओ थोड़ा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक दीवार है, ठीक है, और ये एक स्क्वायर डब्बा है, और इस स्क्वायर डब्बे में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखो, और डब्बा और ये ऑब्जेक्ट दोनों ही भाग रहे हैं v वेलोसिटी से। ठीक है, ये दोनों v वेलोसिटी से भाग रहे हैं। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, और ये दीवार है। ठीक है, बोले जितने भी कोलिजन होंगे आप सबको इलास्टिक मानो। तो कुछ कुछ पूछा है, क्या होगा नहीं होगा, आओ देखते हैं, समझते हैं पहले क्या होगा। देखो, अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो स्मॉल m की वेलोसिटी वही होगी जो डब्बे की है। मतलब ब्लॉक डब्बे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से भाग रहे होंगे। और भागते भागते आया डब्बा और मारा दीवार को टक्कर। तो टक्कर मारने के ठीक बाद सिनेरियो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? टक्कर मारने के बाद जो सिनेरियो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो टक्कर मारा, ऐसा सिनेरियो बन गया। अब जैसे टक्कर मारा, टक्कर मारने के बाद जो डब्बा का वेलोसिटी है, इलास्टिक कोलिजन है, तो डब्बा भागने लगा इधर, और ये पार्टिकल भी भागने लगा इधर। सॉरी, पार्टिकल भी भागने लगा इधर, और दोनों की वेलोसिटी है v। ध्यान से सुनना जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या होगा? ये लोग पहले मिड पॉइंट पे था, ठीक है ना। अब डब्बा भी भाग रहा है और पार्टिकल भी भाग रहा है, यानी डब्बे के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 2v, और डिस्टेंस ट्रेवल करना है l/2 का। मैंने मान लिया है कि उसका स्क्वायर का साइड लेंथ l है। अब मुझे बताओ कि इस इंस्टेंट के कितने टाइम के बाद अगला कोलिजन होगा, ये बताओ।
तो ये जो इंस्टेंट दिख रहा है इसके बाद हाँ ठीक है, L/4B पे कोलिजन होगा। हाँ ठीक कह रहे हो। तो इतने प्रोसेस में डब्बा कितना आगे बढ़ गया होगा? इस प्रोसेस में डब्बा कितना आगे बढ़ गया होगा फिर से? हाँ ठीक कह रहे हो। डायग्राम को यहाँ बनाते हैं फिर से एक बार, अच्छे से समझना है अपने को, ठीक है ना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप कह रहे हो कि हो गया कोलिजन, अब कोलिजन हो गया तो भाई ठीक बात है। आप कह रहे हो कि जब टक्कर मारेगा ना तो ये ऐसा कहानी नजर आएगा। बस ये वाला को करना पड़ेगा उल्टा। और ये पार्टिकल किधर भाग रहा होगा? पार्टिकल किधर भाग रहा होगा, लेफ्ट या राइट? मतलब अभी ये टकराने वाली सिचुएशन आई है, मान लो आप इसको हटा देते, देखो। देखो इधर, मतलब अब दोनों में टक्कर हो गई, मतलब टक्कर हुआ नहीं, समझ लो होने वाला है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब टक्कर हो गया। टक्कर होने से पहले ऐसा सिनारियो था, लेकिन टक्कर होने के ठीक बाद डब्बा, चूंकि दोनों का मास सेम और इलास्टिक कोलिजन है तो बॉडीज कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे। यानी अब डब्बा फिर भागेगा इधर, बॉल मेरा फिर भागेगा इधर। बोलो हाँ कि ना? सोच के बताओ। अब क्या होगा सुनो। अब बॉल आपका भाग रहा है राइट, डब्बा भाग रहा है लेफ्ट। मुझे एक बात बताओ, बॉल का अगला कोलिजन डब्बे के साथ कितने टाइम के बाद होगा? बॉल का अगला कोलिजन डब्बे के साथ कितने टाइम के बाद होगा? जल्दी रिस्पॉन्ड करो। बॉल का डब्बे के साथ कोलिजन, बॉल का डब्बे के साथ, बताओ बताओ बताओ। बॉल का डब्बे के साथ अगला कोलिजन कितने टाइम के बाद होगा बेटा, जल्दी बताओ। अरे बॉल की वेलोसिटी डब्बे के रेस्पेक्ट में कितनी है? बॉल की वेलोसिटी डब्बे के रेस्पेक्ट में कितनी है? 2v। अरे 2v तो है। अरे हाँ या ना बोल दे। और एस रिलेटिव इसको ट्रैवल करना है एल, और वी रिलेटिव है 2v। ठीक है, यानी बॉल अगला कोलिजन डब्बे के साथ करेगा L/2v टाइम के बाद। लेकिन डब्बा दीवार से अगला कोलिजन कितने टाइम के बाद करेगा? बताओ बताओ।
L/4 भी, यानी पहले डब्बा वाला कोलिजन हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब डब्बा वाला कोलिजन हो रहा होगा, जब डब्बा वाला कोलिजन, जैसे ये देखो डब्बा वाला कोलिजन हो रहा है अभी, तो जब डब्बा वाला कोलिजन हो रहा होगा उस समय बॉल डब्बे के रेस्पेक्ट में कहाँ होगा? L/2, वेरी गुड। यानी बॉल अपना इधर कहीं रहा होगा और वो भाग रहा होगा वी से। अब दोनों के बीच में कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद ये वाला वेलोसिटी मेरा रिवर्स हो जाना है। अब ये भी भागने लगा इधर वी से। एक मिनट, अब ये भी वी से भाग रहा है, डब्बा भी वी से भाग रहा है। क्या फर्दर कोई कोलिजन होगा क्या? तो मुझे पहले अच्छे से ढंग से काउंट करके बताओ कितने कोलिजन हुए, अच्छे से बताना एकदम। अच्छे से। ठीक है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब उसमें और कुछ कुछ पूछा था, रुक जाओ एक बार देख लेने दो हमको क्या पूछा। अब कह रहे हैं कि फाइनली द बॉक्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी v, ये भी सही है। फाइनली द वेट विल बी एट द एज ऑफ द बॉक्स, ये गलत हो गया। द वेट विल ऑसिलेट, ये सब भी गलत ही हो गया, तो आंसर अपना ए और बी हो गया। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो, क्लियर है क्या सबको ये क्वेश्चन? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक वो पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जरा पेंडुलम वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पढ़ लो बेटा एक बार सब। अरे पढ़ लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। देखो उसमें बोल दिया है दो सिंपल पेंडुलम है, इक्वल लेंथ का है, बॉब मास जो है वो भी सेम है, स्ट्रिंग जो पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया वर्टिकल से, इतना इतना एंगल रिलीज कर दिया, इलास्टिक कोलिजन दोनों के बीच में होना है। बॉब का साइज वाइज बोला इग्नोर मारो। थीटा 1 थीटा 2 को बहुत छोटा मानना है जिससे साइन थीटा थीटा हो जाए, ये सब बोला है। देखो
और इस लाइन का नाम रखा है पी क्यू। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि अगर थीटा वन की वैल्यू थीटा टू से बड़ी हो जाए, अगर थीटा वन की वैल्यू थीटा टू से बड़ी हो जाए तो कोलिजन जो होगा वो पी क्यू लाइन के लेफ्ट में होगा। कह रहा है कि थीटा वन अगर थीटा टू से बड़ा हो जाए तो जो कोलिजन है वो पी क्यू के लेफ्ट में होगा, ऐसा कह रहा है वो, ऐसा कोलिजन होगा। देखते हैं सही है या नहीं है। अब देखो, तो समझने के लिए ना हम लोग ऐसा दिमाग लगा लेते हैं। अगर मान लो थीटा की वैल्यू को हम कर दें 2 डिग्री और थीटा टू को कर दें 0, तो सिनारियो ऐसा बन गया, 2 डिग्री और एक यहाँ लटक रहा है। तो समझ में आ रहा है कि भैया टक्कर तो यही होने वाला है। तो मुझे एक बात बताओ, स्टेटमेंट वन ट्रू है या फॉल्स? कह रहा है थीटा वन थीटा टू से बड़ा होगा ना तो कोलिजन हमेशा पीक्यू के लेफ्ट में ही होगा, तो ट्रू या फॉल्स? बताओ, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। अरे मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि देख बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हो रहा है। वो तो कह रहा था गला पकड़ के नहीं, लेफ्ट में ही होगा, तो गलत हो गया उसकी बात। अब दूसरा ऑप्शन में आते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा है अगर थीटा टू थीटा वन से बड़ा हो जाए तो टाइम पीरियड, तो आप एक काम करो ना, आप थीटा टू को मान लो 2 डिग्री, थीटा वन को मान लो 0 डिग्री, देखो तो टाइम पीरियड यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो चेक करो। आप थीटा टू को 2 डिग्री मान लो, थीटा वन को 0 डिग्री मान लो, और देखो तो टाइम पीरियड यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ जी। अब बोलो क्या आया। तो मुझे बताओ ना, सेकंड वाला स्टेटमेंट ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? तो दीपांशु, कौशिक जी, ट्राई कीजिए। अरे कोई को बड़ा कह रहा है 2 डिग्री मान ले, दूसरे को 0 मान ले, चेक करके देख लेना भाई। अरे एक को 2 डिग्री मानोगे, दूसरे को 0 मानोगे, आएगा टक्कर मारेगा, पहले वाला रुक जाएगा, दूसरा वाला चल पड़ेगा। यानी पहले वाला आधा ऑसिलेशन, बाद वाला आधा ऑसिलेशन, मिला के पूरा ऑसिलेशन। हाँ या ना बोल। अगले अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते आ जाओ। अगला ऑप्शन भी वैसे ही चेक कर लो बेटा।
अगला ऑप्शन भी चेक कर लो, आसानी से चेक हो जाएगा। लास्ट वाले में दोनों को मान ले 2-2 डिग्री, लास्ट वाले में, लास्ट वाले में दोनों को 2-2 डिग्री मान ले। एंगल को छोटा भी रखना है ना, क्योंकि ऐसे जम कराना है हमको। बताओ क्या आएगा। क्या आंसर मिल गया हमको, देखो जरा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बोल। फटाफट रिस्पॉन्ड करो। बस। और चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगला। अगला कह रहा है, सुनो। चलो आप समझाते हैं एक बार। क्या कह रहा है, सुनो। जैसे ये अपना सरफेस है, और इसमें इसमें कह रहा है कि m मास का बॉल जाता है और 2m मास के बॉल के साथ कोलाइड कर जाता है। ठीक है, ये m का है और ये 2m का है। कुछ वेलोसिटी लेके जा रहा होगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हमको दे दिया है। तो क्या होगा, जैसे बॉडीज कोलाइड करेंगे, आपको भी समझ में आ रहा है कि डिफॉर्मेशन पहले स्टार्ट होगा। पहले बॉडीज कोलाइड होंगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी। एक टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा और फिर दोबारा वो खुलना स्टार्ट करेगा। तो समझ में आ रहा है अपने को कि जिस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उस समय ये बॉडीज बहुत सारा डिफॉर्मेशन लेके होंगे, ऐसे ऐसे। हाँ, लेकिन एक बात कंफर्म है कि एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम होगी? बताओ तो जरा मुझे। क्या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पे दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम होगी? बताओ जरा मुझे। बताओ। ऑब्वियसली। अरे आप दो बॉडीज को मान सकते हो ना, कि एक बॉडी है उसमें स्प्रिंग लगा हुआ, आप ऐसा मान लो। और अब मान लो कि बॉडीज एकदम रिजिड है, वो पिचकने वाला नहीं है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि बॉडीज एकदम रिजिड है, पिचकने वाला नहीं है, या फिर हम मान लें कि बॉडी पिचक रहा है, पिचक के उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, बोलो हाँ कि ना। तो अगर हम यहाँ पे v कॉमन मान ले आकाश जी, तो क्या v कॉमन हम निकाल सकते हैं? तो हाँ, m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 3m इंटू वी कॉमन। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब बॉडीज एकदम डिफॉर्म्ड है। वो एक अलग बात है कि बाद में ये लोग सब साथ इलास्टिक कोलिजन दिया है ना, क्या इलास्टिक दिया है क्या?
हाँ इलास्टिक है, बाद में वो अपने शेप को पूरा रिगेन कर लेगा, वो एक अलग बात है। तो वी कॉमन मेरा निकल के आ गया V0/3। तो इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ, तो हाफ 3m इंटू वी कॉमन, मतलब V0/3 का होल स्क्वायर माइनस हाफ m V0 का स्क्वायर, ये आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। कितना है इसकी वैल्यू जरा चेक कर लो। ये मेरे हिसाब से हो गया mv0 का स्क्वायर बाई 6, और ये आ गया mv0 का स्क्वायर बाई 2, तो मल्टीप्लाई कर देते, यानी ये आ गया, कहाँ कह रहे, -mv0 का स्क्वायर बाई 3 आ रहा है शायद। मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, और ये क्वांटिटी हमको दे रखा है 3 जूल, यानी ये मेरा हो गया -2 जूल। यानी इस प्रोसेस में अपने को 2 जूल का एनर्जी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का। तो ये जो 2 जूल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, सब गया कहाँ होगा? पोटेंशियल एनर्जी में गया होगा। तो आकाश जी, एक बात समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी तब जो बॉडी में स्टोर हो सकता है वो 2 जूल का है, और स्टार्टिंग का काइनेटिक एनर्जी 3 जूल का है। यानी मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है वो हो सकता है 0। आफ्टर कोलिजन बॉडी अपना शेप को रिगेन कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम। लेकिन जो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस कोलिजन के दौरान हो सकता है, वो कितना हो सकता है बताओ? बताओ आकाश, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब सबको? अरे हम ये कह रहे हैं कि बेटा, ये कह रहा है कि मोमेंटम और एनर्जी हर इंस्टेंट पे इस प्रोसेस में कंजर्व रहेगा। बताओ ट्रू है फॉल्स? क्यों?
अरे वही करके तो आंसर निकाला है, मोमेंटम कंजर्वेशन किया है, एनर्जी कंजर्वेशन किया है, तो वही करके तो आंसर निकाला है। फिर कैसे नहीं कंजर्व रहेगा? अरे आकाश समझ रहे हैं? अरे यही मोमेंटम कंजर्वेशन करके तो तूने कॉमन वेलोसिटी निकाला है। एनर्जी को कंजर्व करके तूने लॉस जो भी आया उसको बोला बॉडीज में वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होंगी, तो एनर्जीज फिर कंजर्व कैसे नहीं रहेंगी? हाँ वो एक अलग बात है कि कोलिजन के दौरान जो साउंड एनर्जी हीट एनर्जी आएगा वो सबको अपने को इग्नोर मारना है। आकाश मुझे तू वो सब पकड़ रहा था क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा देख जरा। इसका आंसर कौन कौन सा होगा देख। तो वैसे देख जब पहला तीन सही हो गया तो एबीसीडी होना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो सिंगल ऑप्शन है तो केवल डी होना चाहिए। देख ले। हाँ तो मल्टीपल है तो ठीक है फिर। आओ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये शायद आकाश का ही पूछा है। अरे आकाश तेरा वो वाला कौन सा देख जरा। ये वाला मैं करवा रहा हूँ, रुक जा, इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अलग से बताता हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज वाला और वो ट्यूब वाला। आओ जरा मैच मैट्रिक्स वाला पहले देख लेते हैं एक बार। मैच मैट्रिक्स में तेरा कौन सा डाउट है, सारे हैं या कोई? ए और डी पार्ट। अच्छा ए और डी देख लेते हैं, बाकी छोड़। देख देखो क्यू अपने को दे रखा है ये क्यू नॉट बाई टू 1 - x/a का होल स्क्वायर, और पूरे का फिर से दे रखा है ऐसा। तो सबसे पहले तो काम ये करो कि F = -du/dx करके फोर्स निकाल लो। निकालो जरा। तो तीन तो वही दे रखा है कि फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, x = a पे, जीरो पे, और शायद है x = -a पे। पहले तो इसी को चेक कर लो। चेक करो।
अरे आया क्या? देख जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आ जाओ। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा देखो। माइनस तो जो है उसको रहने दो, नॉट बाई टू जो रहने दो, इसका डेरिवेटिव ले लो तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ कितना, और फिर आएगा वन का डेरिवेटिव जीरो, और ये हो जाएगा कितना, देखो। एक तो समझ में आ ही रहा है कि एक्स की वैल्यू को ए डाल दोगे तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दिख रहा है वो तो। बोल। आकाश तुझे दिक्कत किस में आ रहा है बोल जरा, और वो वाला पार्ट चेक कर देता हूँ, बोल। टी पार्ट में, हाँ टी पार्ट देख लेता हूँ, रुक। एक मिनट रुक के ढूंढने दो मुझे। टी पार्ट में कह रहा है कि द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यू नॉट बाई फोर कैन ऑसिलेट अबाउट एक्स इजिकल टू माइनस ए। तो मीन पोजीशन यहाँ पे एक्स इजिकल टू, हाँ प्लस है माइनस है दोनों ही तो हो सकता है, देखना। अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस ए भी डाल देगा तो भी तो नेट फोर्स जीरो आ रहा है। बता। हाँ ये कह रहा है कि टोटल एनर्जी उतनी कैसे होगी, है ना, तो देख ले यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी तेरा आ जाएगा, नहीं टोटल एनर्जी यू नॉट बाई फोर कैसे होगी। पोटेंशियल एनर्जी तेरा आ रहा है ये वाला, एनर्जी यू नॉट बाई फोर तो आएगा नहीं। पोटेंशियल एनर्जी, एक्स की वैल्यू बहुत छोटा तो नहीं बोला, देख ले एक बार, वरना बाइनोमियल डाल देंगे। बाइनोमियल डाल दे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस टू, तो और नहीं आएगा। और यू नॉट बाई फोर तो नहीं आ रहा है। तो टोटल एनर्जी यू नॉट बाई फोर अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हो गया, उसको गलत कर दे। वो क्या सही दिया है क्या, देख। आकाश वो सही है, वो सही दिया है क्या टी वाला। यू नॉट बाई फोर कैसे ला रहा है ये, क्योंकि ये तो कुछ भी देखो, एक तो समझ में आ रहा है कि कुछ भी कर लो ये तो वन से कम ही होना है, तो यू नॉट बाई, ये दे रखा है सर। क्या किया है आपने, यू निकाला। हम्म। चल एक काम करिए, हम सोच के बताते हैं, रुक। कल हम सोच, कल बताता हूँ रुक इसको। ठीक है ना, मैं कल बताता हूँ इसको, रुक जाओ।
चलो आज ना यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्लास थोड़ा, कल इसको करता हूँ कंटिन्यू। दो तीन और हैं उनको कल समझाता हूँ। दो और हैं शायद, मैं इनको एक बार समझाता हूँ, रुक जाओ, जैसे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कल। मैं समझाता हूँ कल इसको, रुको। राज कुछ कह रहा है, बोल जरा क्या कह रहा है।